जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमसे ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका कलेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है जो किसी न किसी टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, ये जितने भी फैक्ट हैं वन लाइनर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए जो आपका 7th फेज सुपर टेट होने वाला है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को एक बार दो बार अधिक से अधिक सुने ताकि आपको ये सारे फैक्ट याद हो जाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है। जो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है? उत्तेजना। जैसे उत्तेजना का मतलब क्या होता है, कोई ऐसे जैसे क्रोध में आदमी कैसे उत्तेजित हो जाता है, जैसे उसके पसीने आने ना लगना, आंखें लाल हो जाना, भवें टाइट हो जाना, तो ये हो जाता है आपका उत्तेजना। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है? तत्परता से। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, यह है आपका सहचर्य नियम। शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों को बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए शिक्षक को बालकों का? तो उनका जो है उत्साह को बढ़ाना चाहिए। शिक्षक पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में अधिगम में प्रति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो इंटरेस्ट यानी अभिरुचि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अभिरुचि। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है? तो इनका जो सिद्धांत है वो आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाते हैं जी कारक। इसमें सर आपने दो कारक पढ़ा था, एक जी कारक और एक एस कारक। जी का मतलब था आपका सामान्य कारक और ये था विशिष्ट कारक। तो जी कारक स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की जो क्षमता होती है या समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है, इसमें कौन सा कारक का योगदान है? तो जी कारक का। किस व्यवहारवादी की मान्यता है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? यह स्किनर महोदय का। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये स्किनर महोदय ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये कोहलबर्ग से संबंधित है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है? तो उन्होंने सर 3 अवस्थाएं बताई है कोहलबर्ग का। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। ये 3 स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर। क्षेत्र के सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ये गेस्टाल्टवादियों का है। जो क्षेत्र सिद्धांत है किस वर्ग का सिद्धांत है सर? यह है गेस्टाल्टवादियों का। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अधिगम। शिक्षण के उद्देश्य क्या है? देखिएगा यहाँ पे क्या है, वन लाइनर ना होकर के आपकी समझ को बढ़ाने के लिए प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दिए गए हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से आपकी समझ को बढ़ाएगा, विस्तृत रूप से समझाएगा। जैसे शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए, संक्षेप में शिक्षण के उद्देश्य क्या है? बौद्धिक शिक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य तथा रहन सहन, व्यक्तित्व का विकास एवं नेतृत्व, स्वावलंबन तथा व्यावसायिक रूपता।
शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। शिक्षण का कोई 2 उद्देश्य बताना है। पहला है मानसिक क्षमता का विकास, क्रियाशीलता का विकास, सूझ द्वारा सीखने की विधि का प्रयोग कैसे व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस विधि का प्रयोग वे त्वरित कर सकते हैं जिनका मानसिक स्तर पर ऊंचा होता है। परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? तो शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं में वृद्धि तथा उनका पुष्ट होना ही परिपक्वता है। संप्रेषण का क्या अभिप्राय है? तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है तो वह संप्रेषण है। देखिए, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक अ भाषा। जैसे आप किसी से बातचीत करते हैं तो उनकी भाषा आप समझ लेते हैं, तभी तो उसके बाद को जवाब देते हैं। तो संप्रेषण क्या हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, तो यह क्रिया कहलाती है कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण। संप्रेषण संपूर्ण कब माना जाता है? तो शिक्षक के द्वारा बताई गई बात को छात्र अच्छी तरह समझकर उसकी सही उत्तर देता है तो शिक्षक समझ जाता है कि बताई गई वस्तु छात्र ठीक से समझ गए हैं। इस तरह के संप्रेषण के लिए शिक्षक और बच्चे दोनों ही बराबर की आवश्यक है। संप्रेषण संपूर्ण तभी माना जाएगा जब शिक्षक के द्वारा बताई हुई गई बातें बच्चे को समझ में आ जाए और जो बच्चे बोलना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं वो शिक्षक को समझ में आ जाए। इसमें जो है दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। संप्रेषण के प्रमुख घटक के नाम उल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के 3 घटक हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। प्रेषक, संदेश और ग्राही। प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती है? तो प्रभावी संप्रेषण में निम्न बाधाएं आती है। शिक्षक की भाषा एवं उच्चारण, श्यामपट लेख एवं वर्तनी संबंधी दोष, बच्चों की रुचि एवं जिज्ञासा, अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव और बच्चों से दूरी। तो ये जो है हमारा प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं थी। व्यक्तित्व संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो पहला है आपका ज्ञान प्राप्ति और दूसरा है सही भाषा तथा सही उच्चारण। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्राप्त कराना, करना नहीं कराना। शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्राप्त कराना। शिक्षक शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थियों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? तो व्यापक अर्थ में शिक्षण यह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी साधनों के द्वारा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी ज्ञान को किसी भी माध्यम से दिया जाए। यानी जो शिक्षण है जीवन भर चलते रहता है अर्थात व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। देखिए, ये जो शिक्षण यानी जिसे आप कह सकते हो विकास, ये माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक के मतलब मरने तक के आदमी जीवन भर कुछ न कुछ सीखते ही रहता है। तो अधिगम की एक परिभाषा आपको बताना है। तो देखिए, प्रेषी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है। अधिगम क्या है? एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन का समायोजन होता है। जब आपके अंदर ज्ञान होगा तो आपका बोलने का, बैठने का, चलने का सभी चीज़ों में क्या दिखेगा? आपको एक परिवर्तन दिखेगा तथा आपके व्यवहार में भी नई विधि प्राप्त होगी अर्थात व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारक बताइए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पहला क्या होना चाहिए? मोटिवेशन, आपके अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए। दूसरा पुरस्कार तथा दंड। तीसरा स्पर्धा तथा सम्मान। चौथा इच्छा शक्ति और 5वां ध्यान रुचि। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य 5 कारक यही हैं। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो सीखने की प्रक्रिया
प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक ध्यान और रुचि है। क्यों? क्योंकि जब आप, अगर मान लिया जाए कोई शिक्षक श्याम पट्ट पर ब्लैक बोर्ड पे कुछ बता रहा हो और हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, हमारा वहाँ पे ध्यान नहीं हो, तो क्या वो चीज़ें बच्चा सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा जी। तो सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या होना चाहिए? ध्यान और रुचि होना चाहिए। बालक किन कार्यों को शीघ्रता से सीखते हैं? देखिए, बालक उन कार्यों को जल्दी सीख लेते हैं जिन कार्यों को स्वयं करते हैं। जो कार्य बालक जो है स्वयं करते हैं, उन कार्यों को बालक क्या करते हैं? जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है सर कि सीखने की प्रक्रिया के 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? तो ये नियम है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ है? अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। अनुबंध क्या होता है सर? अनुबंध आखिर किसे कहते हैं? तो उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बने बंध को अनुबंध कहा जाता है। यानी जो उद्दीपक हो और अनुक्रिया के बीच जो बंध है, जो बॉन्ड है, वो क्या कहलाएगा? अनुबंध। इसी को सर हम कहते हैं एसआर बंध। इसी को क्या कहते हैं? एसआर बंध भी कहते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। पहला है आपका रटने के बजाय सीखने पर बल देना। रटने के बजाय सीखने पर बल देना और सीखने को आनंदमयी बनाना बालक के व्यक्तित्व का विकास, ह्रास एवं अवरोध को रोकना। ये जो है रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य थे। देखिए, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी समझ जो है निश्चित रूप से विकसित हो रही होगी। यानी आपका जो समझ है, जो आपकी जो समझने की जो बुद्धि है, उसमें निश्चित ही प्रसार हो रहा होगा और आप जो है चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ छोटे छोटे पॉइंटों में छोटी छोटी बातों को दर्शाया गया है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर अंतर्दृष्टि क्या होती है, तो अब क्या है, किसी भी समस्या को अनुभव करने के पश्चात उसका हल एकाएक प्राप्त होना अंतर्दृष्टि या सूझ की विधि है। मान लिया जाए आपको कोई समस्या है, आप बैठे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, अचानक से आपके माइंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, तो इसी को कहते हैं सर अंतर्दृष्टि या सूझ की विधि, और इसी को सर कहते हैं अंतर्दृष्टि। अब है सर कि चालक किसे कहते हैं? तो चालक एक प्रकार का दैहिक ऊर्जा है जो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। चालक क्या है? एक प्रकार का दैहिक ऊर्जा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम इत्यादि। नेक्स्ट है सर कि बहुकक्षा शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षकों की कमी और कक्षों की कमी के कारण बहुकक्षा शिक्षण की आवश्यकता होती है। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है? तो विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजना प्रक्रिया को बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। देखिए, बहुस्तरीय शिक्षण का मतलब है सर कि विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चे को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की एक सिस्टमैटिक, एक योजनाबद्ध तरीका, एक योजनाबद्ध सिस्टमैटिक सिस्टम, यही कहलाता है सर बहुस्तरीय शिक्षण। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, अधिगम को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बालक का ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उसकी अहम को संतुष्ट करना चाहिए। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए इसको क्या करना चाहिए? बहुत ही को करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बालक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा उसके अहंग को संतुष्ट करना चाहिए। अभिप्रेरणा को
प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं कौन कौन सा सर? प्रोत्साहन, जागरूकता, आकांक्षा। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? तो अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित का मतलब होता है ज्ञात करना, अपेक्षित का मतलब होता है ज्ञात करना। अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने को जीवन उपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। स्तर शब्द को आशय, उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। देखिएगा, अपेक्षित का मतलब क्या है? तो अपेक्षित का मतलब है ज्ञात करना, अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से ही है जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्रिया के माध्यम से ज्ञान को प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, यानी छात्र जो है स्वयं करके इसमें ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए, अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा एक प्रकार का जिसका मतलब होता है सर मोटिवेशन। अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक दशा है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करता है कि और लक्ष्य की प्राप्ति तक चलता रहे। जैसे आपको ना, अगर आपका एक सपना है कि नहीं हमको जो है इस टीचर भर्ती में टीचर का एक पद अपने लिए बुक करना है, तो क्या होगा, आपका एक लक्ष्य होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो बहाली अभी आ रही है 6 फेज कंप्लीट होने के सर 4 साल आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से सड़कों पर चला, 4 सालों के बाद ये आई है। अब नहीं पता कि ये जो पेपर होगा इसके बाद मेरे हिसाब से तो 5 साल से पहले कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इसीलिए इसमें मैं आपको एक बात कहूँगा कि जान लगा दीजिए पर जाने मत दीजिए, अपने आप का पूर्ण इसमें लगा दीजिए, क्योंकि यही एक अभिप्रेरणा है, यही मोटिवेशन है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा वही मोटिवेशन यानी आंतरिक दशा है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलते रहती है। अभिप्रेरणा का कोई एक परिभाषा दीजिए। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलते रहती है। देखिए, इसमें जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, जब तक के इसमें कोई मतलब आपको जब लक्ष्य प्राप्त होगा तभी आपको मोटिवेशन प्राप्त होगा। अभिप्रेरणा के प्रमुख आधार बताइए। क्या है? अभिप्रेरणा साध्य नहीं साधन है, वह साध्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य नहीं सहायक अंग है। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? तो बीटी भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है और वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, याद करता है और उसी में क्या हो जाता है, ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। और इस प्रकार सीखने से कार्य क्या हो जाती है, सरल हो जाती है, चाहे वह कठिन कितना भी कार्य क्यों ना हो। तो देखिए, अभिप्रेरणा का मतलब यही होता है कि उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कितना भी हार्ड काम होगा आप उसे करने के लिए समय पर जगेंगे, समय पर पढ़ेंगे तो आपका कार्य क्या होगा, पूरा हो जाएगा। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था कोहलर महोदय ने। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर ने किया था और इसीलिए इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। अभी जो बात आती है सर कि कोहलर ने किस चीज़ पे प्रयोग किया था? उन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पे, यानी वन मानुस पे। किस पे किया था? वन मानुस पे। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था स्किनर ने कहा किया था किस पे? चूहे पे और कबूतर पे।
तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको उसमें लिंक मिल जाएगा। जितने भी वीडियो बने हुए हैं सब के सब एकदम ज़बरदस्त, एकदम बिंदास वीडियो हैं, आप देखें और उससे लाभान्वित हों। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? देखिए मैंने आपको अभी कहा बंदर पे। अच्छा, बनमानुस कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं बंदर भी होता है, चिंपैंजी। यह प्रयोग किए थे 1812 से 17 में, 1812 से 17 में। कोहलर ने कितने बनमानुसों को पिंजड़े में बंद किया? देखिए कहीं कहीं ना बनमानुस भी दिया रहेगा और कहीं कहीं बंदर भी दिया रहेगा, तो इसमें कोई बाहरी बात नहीं है कि कंफ्यूज हो जाना है। कोहलर ने 6 भूखे बनमानुसों को, जिसको अक्सर कहते हैं चिंपांजी को, एक पिंजड़े में बंद किया। सर्वप्रथम केला प्राप्त करने वाला बनमानुस का नाम क्या था? यानी जो सबसे पहले केला प्राप्त किया उसका नाम क्या रखा था कोहलर ने? सुल्तान। क्या रखा था? सुल्तान। कोहलर के दूसरे प्रयोग में पिंजड़े में कितने संदूक रखे? तो कोहलर ने दूसरे प्रयोग में 2 संदूक रख दिए थे। कितने रख दिए थे? 2। पावलर ने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था कुत्ते पे। स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है वो अनुबंध का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है सर कि शिक्षण सूत्र को कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षण सूत्र के 11 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार होते हैं। ये विस्तृत से इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया गया है सभी सूत्र। शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो एक है सर सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ज्ञात है। बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसे ज्ञात है। इस बात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। वह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। पावलोव का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो पावलोव का अधिगम सिद्धांत संबंध अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? तो सबसे पहले उन्होंने सफ़ेद चूहे पर किया था। संप्रेषण क्या है सर? संप्रेषण का एक परिभाषा दीजिए। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों के समान को सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सर कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में फ्रोवेल के विचार को लिखना है, मतलब बताना है। फ्रोवेल क्रिया के द्वारा शिक्षण प्राप्त करने के पक्ष में थे। फ्रोवेल जो थे क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में थे। उनकी किंडरगार्टन प्रणाली में क्रियाशीलता का विशेष ध्यान दिया जाता है। लोकतांत्रिक आचरण के सिद्धांत से क्या आशय है? वर्तमान में शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह की न होकर एक मित्र, सहयोगी और परामर्शदाता की मानी गई है। उससे बच्चों को अपनी क्षमता, योग्यता, रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए आजकल क्या है ना कि जो शिक्षक की जो भूमिका है एक तानाशाह की तरह न होकर एक फ्रेंड, एक सहयोगी, एक मतलब परामर्शदाता के रूप में दिया गया है, जिसमें वो क्या करता है बच्चों को क्षमता के अनुसार या उनकी योग्यता या रुचि के आवश्यकता के अनुरूप सबको समान अवसर मिलता है। उसकी शंकाओं के समाधान के लिए प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार बालक शिक्षक को अपना शुभचिंतक या हितैषी मानकर कठिन तथ्यों को सीखने का प्रयास करता है। मतलब उसके अंदर डर नहीं होता कि जी अब पहले कुछ पूछ लेंगे तो गुरुजी डंडा ना बरसा दें। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को किस नियम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सर कि मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार को बताइए। तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरकों के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं, जन्मजात अभिप्रेरक और एक हो गया आपका अर्जित अभिप्रेरक।
नेक्स्ट है कि क्रच एवं क्रचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार बताइए। तो क्रच एवं क्रचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरकों के निम्नलिखित दो प्रकार हैं। पहला है सर न्यूनतम और दूसरा क्या है अधिकतम। क्रच एवं क्रचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरकों के दो हैं। दक्षता आधारित विधि के सोपान को बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि का निम्नवत सोपान है। पहला पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री की व्यवस्था, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण, प्रयोग। रायबर्न के अनुसार विभाजन का सिद्धांत क्या है। तो एक विभाजन अथवा पद दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, जिसके फलस्वरूप कथा के लिए समझना सहज बन जाता है। अनुकरण की परिभाषा स्पष्ट करें। मैकडुगल के अनुसार अनुकरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं और शारीरिक व्यवहार की नकल करने को कहते हैं। देखिए अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करना। फॉलो का मतलब जैसा वो कर रहा है वैसा करना। तो इसमें क्या है कि अनुकरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं और शारीरिक व्यवहार की नकल करने को कहते हैं। सहज अनुकरण किसे कहते हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने आप ही किया जाना सहज अनुकरण कहलाता है। मतलब सर कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य का अन्य व्यक्ति द्वारा अपने आप ही किया जाना सहज अनुकरण कहलाता है। निरर्थक अनुकरण किसे कहते हैं, कुछ क्रियाएं अपने आप में निरर्थक होती है, मतलब बेकार होती है। इस प्रकार की निरर्थक क्रियाओं का किया जाने वाला अनुकरण निरर्थक अनुकरण कहा जाता है। एक होता है सर सार्थक अनुकरण, दूसरा होता है निरर्थक अनुकरण। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। देखिए प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, मतलब शिक्षक के अनुसार से शिक्षा दी जाती थी। पर इस युग में शिक्षा जो है बालक के हिसाब से दी जाती है। इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है, परंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा है। अब बालकों की रुचियों तथा क्षमताओं को महत्व दिया जाने लगा है। रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है, तो शिक्षकों के लिए एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया एक कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक बच्चों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। पावलो के प्रयोग में कौन सा अस्वाभाविक उत्तेजक जोड़ दिया गया है। तो जो पावलो के प्रयोग में एक अस्वाभाविक उत्तेजक घंटी को जोड़ दिया गया है। आपको याद होगा वो कहानी, जब घंटी बजती है तो खाने के लिए जो भी दिया जाता था। थॉमसन के द्वारा अभिप्रेरकों के दो प्रकार बताइए। तो थॉमसन ने अभिप्रेरकों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। एक है सर प्राकृतिक अभिप्रेरक और एक है कृत्रिम अभिप्रेरक। गतिविधि क्या है सर, तो गतिविधि से तात्पर्य उन सारी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए और बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हों। बालक किन किन विधाओं को सहजता से सीखता है। बालक जो है किन किन विधाओं को सहजता से सीखता है। बालक गीत, कहानी, वार्तालाप, अभिनय या नाटक, भ्रमण एवं निरीक्षण तथा पहेलियों को सहजता से सीखते हैं। अनुकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुकरण 5 प्रकार के होते हैं। विचारात्मक अनुकरण किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, उस प्रकार के विचार को हम विचारात्मक अनुकरण कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, उसी प्रकार के
का विचार को प्रकट करना विचारात्मक अनुकरण है। बहुकक्षा शिक्षण के सोपान बताइए। तो बहुकक्षा शिक्षण के सोपान निम्नलिखित है। पहला है पाठ्यक्रम का वर्गीकरण, दूसरा है समय विभाजन, बैठक व्यवस्था, चौथा है शिक्षण व्यवस्था, सामग्री व बालक, मॉनिटरी व बालक, अध्यापक व बालक, और नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन। क्या है आपका मूल्यांकन। सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। सुखदायक प्रभाव से संबंध जो है पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो ये जो नियम है ये नियम का प्रभाव नियम कहलाता है। कौन सा नियम है ये? प्रभाव नियम। नेक्स्ट है सर कि अधिगम अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अनुभव 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसके कहते हैं? ऐसी शिक्षण सामग्री जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में की कोई विशेषता बताइए। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की कोई एक विशेषता क्या है? तो जो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक व्यवहार में व्यवहार की दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट है सर कि जेपी गिलफोर्ड ने अधिगम की परिभाषा क्या दी है? तो उन्होंने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सहभागी शिक्षण से क्या आशय है? तो जिस शिक्षण को शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोगी प्राप्त करने और उसे अनुभव कराया जाता है वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। दक्षता आधारित शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य यह है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? तो सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति ने सीखने की विभिन्न विधियां विकसित कर ली है और सीखने के लिए सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि है वो है अनुकरण विधि। उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? देखिएगा सर कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय है कि जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलताओं को जान करके शिक्षा को ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे कि उनकी कठिनाई, दुर्बलताओं और बुरी आदतों को दूर कर सीखने के दूषित प्रभाव को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। देखिए उपचारात्मक का मतलब क्या है? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका बीमारी पकड़ेगा कि हाँ भैया इसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और परेशानी होने के बाद वो क्या करेगा? आपको एक दवा देगा और उसके माध्यम से आपको क्या होगा? उपचार हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको यही देखना है उपचारात्मक शिक्षण में कि जो हमारा स्टूडेंट होगा, जो हमारा बच्चा होगा, सबसे पहले हम इसकी कमी को पता करेंगे कि आखिर कमी कहाँ है और फिर इस कमी को हम दूर करने का, यानी इसकी जो समस्या है वो इसका हम निदान करने की कोशिश करेंगे। ये टोटल है सर उपचारात्मक शिक्षण। खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों का नाम बताइए। तो खेल पे आधारित शिक्षण विधियां निम्नलिखित है। खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य क्या होता है? तो सभी छात्रों को कुशलता, पारंगता के स्तर तक ले जाना ही अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य है। तो आज का हमारे द्वारा ये जो आपका जो कलेक्शन है कैसा लगा आपको? क्या आप इससे
फ़ायदे में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कम से कम कमेंट करके तो बताएं, ताकि हमें पता लगे कि हमारा द्वारा जो ये किया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपका जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।